हमारा नॉर्थ स्टार पोलारिस, जो लंबे समय से यात्रियों को दिशा निर्देश दे रहा है, जल्द ही फटने की संभावना है। 6 सितंबर 2023 को यूके के एक प्रमुख शोध संगठन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। अखबार में दावा किया गया है कि हमारा ध्रुव तारा पोलारिस जल्द ही फटने की संभावना है। अब वास्तव में हमारा ध्रुव तारा एक प्रकार का सफेद तारा है, जिसका अर्थ है कि यह लगातार अंतराल पर विकिरण इमिटेड करता है। लेकिन सफेद स्टार विकिरण इमिटेड करने में लगने वाला समय बहुत अनुमानित है और इसलिए यह ग्राफ पर ऐसा दिखता है। अब क्या अजीब है, आप जानते हैं, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने पोलारिस के मामले में वही चीज देखी तो उनका ग्राफ इस तरह दिखता था, बहुत अनएक्सपेक्टेड, यानी यह असमान तरीके से विकिरण इमिटेड कर रहा है। अब ऐसा कब होता है, क्या आप जानते हैं? खैर, जब नासा ने बेटेलगेयूज के मामले में ऐसी ही घटना देखी तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बेटेलगेयूज किसी भी समय फट सकता है। वैसे भी नासा ने अभी तक इस मामले पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन समान पैटर्न के आधार पर क्या यह संभव है कि हमारी पोलारिस भी अपने अंत के बहुत करीब है? खैर दोस्तों, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बहुत जल्द हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां हमने एस्ट्रोनॉमी विज्ञान से लेकर एस्ट्रोलॉजी और यहां तक कि सरल नेविगेशन तक जो भी प्रगति की है उसका वैज्ञानिक आधार ध्वस्त हो जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले, यदि आप हमारे उत्तरी आकाश का टाइम लैप्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि पोलारिस एकमात्र तारा है जिसकी स्थिति पृथ्वी के रोटेशन को प्रभावित नहीं करती है। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉमर अपने सभी जमीनी दूरबीनों को जांचने के लिए पोलारिस को रेफरेंस पॉइंट के रूप में उपयोग करते हैं। और दूसरी बात, पोलारिस पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा भी है, यानी एक ऐसा तारा जिसे एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मांड में अन्य वस्तुओं की दूरी मापने के लिए रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों चीजें एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करती हैं। एक है हमारे उपकरणों को कैलिब्रेट करना और दूसरा है उन दूरबीनों द्वारा पकड़ी गई ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की दूरी को मापना। यानी दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर पोलारिस अस्तित्व में नहीं है तो तकनीकी रूप से हमारे सभी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप बेकार हो जाएंगे। और सच कहें तो यही कारण है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने भी पोलारिस के इस अजीब विकिरण पैटर्न के पीछे का अर्थ ढूंढना शुरू कर दिया है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने क्या पाया। उन्होंने पाया कि पोलारिस के इस व्यवहार के पीछे एक और तारा है। तो देखिए, वैज्ञानिक 1911 से जानते थे कि पोलारिस एक सफेद वेरिएबल है, यानी यह समय समय पर मंद और फिर उज्ज्वल होता है। और इसीलिए वैज्ञानिक कई वर्षों से इसकी मंद उज्ज्वल अवधि का रिकॉर्ड रखते आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने देखा कि अचानक पोलारिस की मंद और चमकीली प्रकृति अनएक्सपेक्टेड होने लगी। और इसीलिए जब उन्होंने दोबारा इसका अध्ययन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि पोलारिस एक 3 सितारा प्रणाली है। हाँ, तुमने ये सही सुना। और जिस तारे को हम वास्तव में पोलारिस मानते हैं वह वास्तव में पोलारिस ए और पोलारिस बी का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम दूर से एक तारे के रूप में देखते हैं। दिलचस्प है ना? और फिर जहां तक इस ट्रिपल तारा मंडल के तीसरे तारे की बात है तो इसका नाम पोलारिस बी है, जो हर 30 साल में पोलारिस ए और पोलारिस बी के कॉम्बिनेशन के चारों ओर एक लंबा घेरा बनाता है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमारा ध्रुव तारा एक सफेद वेरिएबल तारा है जो एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार हर 4 दिन में मंद और चमकीला होता है, यानी स्पंदित होता है। और इसलिए इसके वर्तमान चरण के व्यवहार को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने 1850 के दशक से अब तक इसके फ्लटर अवधि के डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट किया। तो यहां आप देख सकते हैं कि 1850 में इसकी फ्लटर अवधि 3.96 दिन से थोड़ी कम थी, लेकिन 1950 के दशक तक यह 3.97 दिन थी। यानी 1850 के दशक से इसकी धड़कन की अवधि पिछले साल की तुलना में थोड़ी बढ़ रही थी। और कुछ गणना करने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि ध्रुव तारे की धड़कन की अवधि हर साल 4.5 सेकंड बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। खैर, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ग्राफ को थोड़ा और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि उनके ग्राफ में बदलाव मुख्य रूप से हर 29.4 साल, यानी लगभग 30 साल में थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। अब एक सेकंड रुकें और मुझे बताएं कि हमारे ध्रुव तारे का क्या होता है जो हर 30 साल में दोहराया जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पोलारिस भी हर 30 साल में एक चक्र पूरा करता है और ए और बी से होकर गुजरता है। और इसीलिए
इस पूरे सिस्टम को देखते हुए वे एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब पोलारिस बी ध्रुव तारे के पास से गुजरता है तो शायद इसका गुरुत्वाकर्षण ध्रुव तारे के वातावरण को प्रभावित करता है और संभवतः इसी प्रभाव के कारण ध्रुव तारे का फ्लटर काल हर वर्ष किसी न किसी प्रकार बढ़ता ही जा रहा है। दिलचस्प है ना? तो क्या हुआ? रहस्य सुलझ गया? खैर, आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इस पैटर्न का पालन केवल 1960 तक ही ठीक से किया गया था। उसके बाद इसकी धड़कन की अवधि में अचानक गिरावट आई और फिर यह अपने नियमित पैटर्न में फिर से बढ़ गया अगले 30 साल। और फिर जब इसे अगले 30 वर्षों में और अधिक बढ़ना चाहिए था, यह अचानक फिर से गिरना शुरू हो गया। और वैज्ञानिक भी इस बात को अच्छे से समझ चुके थे कि हो ना हो हमारे पोलारिस बी के फ्लटर के साथ जो अजीब चीजें हो रही हैं, उसके पीछे पोलारिस बी का नहीं बल्कि किसी और चीज का हाथ है। और अब इस अजीब व्यवहार को देखकर एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि शायद ध्रुव तारा अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि अधिकतर सितारे अपने अंतिम समय में अजीब व्यवहार करने लगते हैं। जैसे बेटेलग्यूज का उदाहरण लें। नासा के मुताबिक इसकी चमक भी उसी पैटर्न में उतार चढ़ाव कर रही है, जैसे कि उन्होंने इसके फटने की चेतावनी जारी कर दी हो। और इसीलिए जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस दिशा में हमारे ध्रुव तारे के फटने की संभावना का विश्लेषण किया तो उन्होंने जो पाया उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। उन्होंने पता लगाया कि यह बिल्कुल संभव है कि हमारा ध्रुव तारा भी फट सकता है। मूल रूप से उन्हें पता चला कि जब पोलरिस जैसे सेफेड तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं तो उनके साथ भी बिल्कुल वही होता है जो बेटेलगेज जैसे सामान्य सितारों के साथ होता है। दरअसल जब किसी तारे का जन्म होता है तो उसका तापमान और चमक रिलेटिवली कम होती है, और इसीलिए यदि हम चमक बनाम तापमान का ग्राफ बनाएं तो नवजात तारे यही होंगे। अब जैसे जैसे एक नवजात तारा अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वह एटम फ्यूजन की मदद से ऊर्जा पैदा करता है, जिससे उसका तापमान और उसकी चमक बढ़ जाती है। तो इस ग्राफ में यह मुख्य सीक्वेंस चरण में यहां से यहां तक जाता है। अब सामान्यतः कोई भी तारा अरबों वर्षों तक इसी चरण में रहता है। फिर उस तारे के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसमें मौजूद सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और उसके बाद यह बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण इसकी चमक अचानक बढ़ जाती है और अब यह लाल दानव चरण में चला जाता है। अब यह तारा लगभग 1 अरब वर्ष तक इसी चरण में रहेगा और उसके बाद यह एक बड़े विस्फोट के साथ फट जाता है, जिससे इसकी बाहरी परत उड़ जाती है और पीछे केवल सफेद बौना नामक घना कोर ही बचता है। अब क्योंकि यह सफेद बौना सघन है, इसका तापमान मूल तारे से अधिक है, लेकिन चूंकि इसका आकार अब छोटा है इसलिए यह उतना चमकीला नहीं दिखता। यानी अब यह इस ग्राफ पर आ जाता है और यह सूर्य जैसे सामान्य तारे का जीवन चक्र है। सिवाय इसके वहां एक पकड़ है। कभी कभी ऐसे तारे जो सूर्य से 2 या 3 गुना अधिक विशाल होते हैं, सेफीड वेरिएबल चरण नामक लाल विशाल चरण के कारण सफेद बौने में बदलने से पहले एक अत्यंत हिंसक चरण से गुजरते हैं। इस चरण में हम कह सकते हैं कि तारे हमें प्रकाश चमक के माध्यम से SOS यानी संकट संकेत दे रहे हैं कि वे बहुत जल्द मरने वाले हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि शायद हमारी पोलरिस भी यही कर रही है। दरअसल कई बार लाल दानव चरण के दौरान जब किसी तारे का मैस सूर्य से 2 या 3 गुना अधिक होता है तो उसके मैस और इसलिए गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न कंप्रेशन के कारण उस तारे का तापमान अचानक अस्थिर तरीके से बढ़ जाता है और यहीं से शुरू होती है तेज रोशनी की चमक का सिलसिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर देखें तो हर सितारे में टग ऑफ वॉर चल रही होती है, जिसमें मैस और गुरुत्वाकर्षण चीजों को अंदर की ओर खींच रहा है और उनके दबने से जो एटम प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं वे अपनी ऊर्जा के कारण चीजों को बाहर की ओर धकेल रही हैं। अब ऐसे में पोलरिस जैसे तारों में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन लगभग पूरी तरह से हीलियम में बदल जाता है तो उसकी सतह हीलियम अत्यधिक तापमान के कारण बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक देती है और हीलियम 2+ आयन में बदल जाता है। अब क्या आप इस अवशोषण का अर्थ समझते हैं? बाहर से देखने पर हीलियम 2+ आयन से भरा तारा तुलनात्मक रूप से धुंधला दिखाई देगा, लेकिन यह इस घटना को देखने का सिर्फ एक नजरिया है। इस धुंधलेपन को हम एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। बताओ, जब कोई चीज मंद होती है तो उसकी ऊर्जा किसी चमकीली वस्तु की तुलना में कम होती है या ज्यादा? जाहिर तौर पर कम। तो पोलरिस जैसे सितारों में यही होता है।
दरअसल जब हीलियम 2+ आयन बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित होते हैं ऊर्जा, तब वे बहुत अधिक गति करने लगते हैं, और इस वजह से ऐसे तारों में जो बल उनकी गैसों को बाहर धकेलता है वह उन्हें अंदर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण से अधिक मजबूत हो जाता है, और परिणाम स्वरूप ऐसे तारे आकार में फैलने लगते हैं। लेकिन विस्तार का सीधा मतलब यह है कि जो दबाव और तापमान बढ़ रहा था और जो हीलियम 2+ में परिवर्तित हो रहा था, यह सब बंद हो जाएगा। और सफेद सितारों में बिल्कुल यही होता है। जब तारे ठंडे हो जाते हैं तो वे हीलियम 2+ आयन, जिन्होंने ऊर्जा के बदले में अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक दिया था, अब अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को प्रकाश के रूप में फिर से बाहर फेंक देते हैं और अपने एक इलेक्ट्रॉन को वापस स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, बदले में हीलियम आयन बनाना। और इस फेंकी गई रोशनी के कारण तारा फिर से चमकीला दिखने लगता है। अर्थात यदि मंद उज्ज्वल होने की यह पूरी प्रक्रिया किसी कारण से दोहराई जाती रही तो बाहर से देखने पर इस He2+ और He+ के बीच का उतार चढ़ाव हमें स्पंदित मंद उज्ज्वल चमक के रूप में दिखाई देगा। अब मुझे पता है आप कहेंगे, यह कैसे साबित हो रहा है कि पोलारिस जा रहा है मरना? तो देखिए, अगर आप सच्चे वैज्ञानिक विश्लेषक हैं और आपको चीजों को विस्तार से समझने में भी रुचि है, तो आपने एक बात जरूर पकड़ ली होगी। क्या आपने देखा कि हीलियम ऊर्जा को अवशोषित करने से He2+ बनता है, लेकिन जब ऊर्जा मुक्त होती है तो He2+ केवल He+ उत्पन्न करता है, स्थिर हीलियम एटम नहीं। अर्थात एक निश्चित समय के बाद एटम फ्यूजन प्रतिक्रियाओं को जारी रखने के लिए किसी तारे के लिए आवश्यक स्थिर हीलियम एटम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण अचानक उस तारे को उसके मूल में ढा देगा। अर्थात वह सफेद तारा तुरंत ही एक बड़े विस्फोट के साथ फट जाएगा और केवल उसका कोर ही शेष रह जाएगा, जिसे फिर से एस्ट्रोनॉमर व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि हमारे पोलरिस का फ्लटर एक अनियमित पैटर्न दिखा रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसका स्थिर हीलियम लगभग समाप्त हो गया है और यह बहुत जल्द फटने वाला है? खैर, एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार सफेद वेरिएबल तारे आमतौर पर एक स्थिर पैटर्न में स्पंदित होते हैं। अर्थात भले ही वे मंदता और चमक के बीच उतार चढ़ाव करते हों, उनके उतार चढ़ाव की अवधि हमेशा एक स्थिर पैटर्न में बढ़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी सफेद तारे का फ्लटर काल बढ़ जाए और फिर कुछ वर्षों के बाद फिर कम हो जाए और फिर बढ़ जाए। तो निश्चित रूप से पोलरिस के साथ जो हो रहा है वह एक अनोखी स्थिति है जिसे एस्ट्रोनॉमर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पोलरिस के बारे में अब तक जो भी सीखा है उससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि पोलरिस एक उतार चढ़ाव वाला सफेद वेरिएबल तारा है, और दूसरा यह कि इसके तारा मंडल में एक तीसरा तारा पोलरिस बी भी है, जो हर 30 साल बाद अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे भेद देता है। तो यह बहुत संभव है कि पोलरिस फट सकता है, और यही कारण है कि यह एक असमान फ्लटर अवधि दिखा रहा है। और यह भी बहुत संभव है कि इस असमान फ्लटर अवधि के पीछे का कारण दोनों तारों की आवर्ती घटनाओं का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण ऐसा असमान फ्लटर पैटर्न बन रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, आवधिक चीजों का कॉम्बिनेशन हमेशा आवधिक ही होगा, यही आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर हिमयुग को लें। अब जैसा कि हम जानते हैं, हिमयुग पृथ्वी की 3 आवधिक गतियों का परिणाम है। पृथ्वी की कक्षा की विलक्षणता, उसका डगमगाना और उसका झुकाव। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पृथ्वी के इतिहास पर नजर डालें तो अब तक जितने भी हिमयुग आए हैं उनमें किसी निश्चित पैटर्न या निश्चित वर्षों का अंतर बिल्कुल भी नहीं है, और केवल इसलिए कि उन 3 गतियों की समयावधि पृथ्वी की स्थिति बिल्कुल अलग है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शायद पोलारिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2 आवधिक गतियों के कारण पोलारिस एक अजीब और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न में उतार चढ़ाव कर रहा है। इसलिए जब तक इस दूसरी संभावना को खारिज नहीं किया जाता, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पोलारिस में विस्फोट होने वाला है। और कोई बात नहीं, भले ही इसका मतलब यह हो कि अभी भी संभावना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर चिंता की कोई बात नजर नहीं आती, और शायद इसीलिए नासा ने पान के इस्तेमाल को लेकर हमारी अपनी पोलारिस से भी ज्यादा चिंता दिखाई है, जो कि 100% कन्फर्म है। उनके मुताबिक बहुत जल्द धमाका होने वाला है। अब पान का रस वास्तव में कब फूटेगा, और जब यह फूटेगा तो क्या होगा? मैंने पहले ही इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है जो बहुत दिलचस्प है। आपको निश्चित रूप से इसकी जांच करनी चाहिए। तो यहां क्लिक करें और वह वीडियो देखें।
और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो या आपकी जिज्ञासा शांत हुई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप ऐसे एनलाइटनिंग वीडियो कभी मिस न करें। आपसे अगली बार मिलेंगे, तब तक हमेशा की तरह क्यूरियस बने रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। जय हिंद।